द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज पैंक जहां तक भाला जाए, जिसके दोनों तरफ लिखा हो भारत सिक्का वही उछाला जाए। हेलो नमस्कार साथियों, हर एक सप्ताह बेमिसाल में आपका स्वागत है। और मैंने आपको पॉलिटी के जो 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वो आपको लिखवाए। उसके बाद कल हमने ज्योग्राफी के जो 100 महत्वपूर्ण फैक्ट्स थे उनके बारे में अध्ययन किया। आज आपके सामने 60 मिनट के अंदर इतिहास के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपके लिए जानकारी है। एक खुशखबरी भी आपके लिए लेकर आया हूं, जो आपका प्यार इस सीरीज को मिला है तो इस सीरीज से संबंधित एक खुशखबरी भी आपके लिए रहने वाली है। पर पहला हमारा जो काम होगा वो यही होने वाला है कि हम सबसे पहले इतिहास में जो 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, 100 से अधिक ही होने वाले हैं, उनके बारे में हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल मेरे साथ में सुनील, चिंकी, शिवानी, पूजा, प्रदीप, लाडली, गोलू, विकास, सुरेश, राजेश, सभी का स्वागत है आप सभी का। आइए शुरुआत करते हैं। समय बहुत कम है और वक्त को थोड़ा वक्त दीजिए जनाब, ये वक्त आपका वक्त पलट देगा। चलिए शुरुआत करते हैं। इतिहास के 100 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं वो आपके सामने यहाँ पर आने वाले हैं अगले 60 मिनट के अंदर। अगले 60 मिनट दिल थाम के बैठिएगा, पूरी बातों को ध्यान से सुनिएगा और इस क्लास को टाइम टू टाइम जो है वो रिवाइज करते रहिएगा। महत्वपूर्ण सवाल आपके सामने आएंगे। ठीक है, चलिए तो पॉलिटी की क्लास हमारी हो चुकी है, ज्योग्राफी की क्लास हमारी हो चुकी है। आज हम इतिहास के लेक्चर के अंदर हैं। कल आपकी साइंस की क्लास होने वाली है, परसों इकोनॉमिक्स जो है आपके वो आने वाला है, और फिर 7 फेरों वाली सीरीज जो है ऑल इन वन जो आपके वो होने वाला है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। इंडियन हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता है, ये पहला फैक्ट आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कैसी सभ्यता है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और ये साथ में आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। कैसी है, आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल कल्चर है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रोटो हिस्टोरिकल सिविलाइजेशन है, आपको ध्यान रखना है। देखो एक तो होता है आपके जिसमें ना तो लिपि थी और ना उसको पढ़ा गया। ठीक है, एक है जिसमें लिपि तो थी उसको पढ़ा नहीं गया ना, जिसमें लिपि थी जिसको पढ़ा नहीं गया वो आद्य ऐतिहासिक कालीन होता है। ठीक है, जिसमें लिपि तो थी पर उसको पढ़ा नहीं गया वो आद्य ऐतिहासिक कालीन होता है। ठीक है, और ऐतिहासिक कालीन जिसमें लिपि भी है और जिसको हम लोग पढ़ पाए, इसकी लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए। लिपि तो है दोस्तों, आपके लिपि तो है यहाँ पर इस लिपि को हम लोग पढ़ नहीं पाए, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंधु घाटी सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता है, कांसे से ये लोग परिचित थे, और आद्य ऐतिहासिक कालीन सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण स्थल की बात करूं आपसे। हड़प्पा जो स्थल है आप जानते हो, इसलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी है, पहला स्थल था ये आपके। इसकी खोज करने वाले कौन थे, दयाराम साहनी जो है 1921 में खोज करने वाले। हड़प्पा सभ्यता वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, और नदी कौन सी है आपकी, रावी नदी के किनारे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िएगा। मोहनजोदड़ो पूछूं आपसे, सिंधु नदी ध्यान रखिएगा आप जो है, और खोज करने वाले कौन है, राखल दास बनर्जी खोज करने वाले। इन दोनों के खोजकर्ता एग्जाम में पूछता है ना, तो राखल दास बनर्जी खोज करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लोथल नदी कहां पर है, अच्छा मोहनजोदड़ो कहां पर है आपके, इसको बोलते हैं मृतकों का टीला कहते हैं, पाकिस्तान के अंदर। कहां पर है, पाकिस्तान के अंदर है। और लोथल स्थान कहां पर, गुजरात के अंदर है। ये आप जानते हो क्या है आपकी, ये दोस्तों एक आपके डॉकयार्ड है, आप जानते हो एक डॉकयार्ड है लोथल जो आपकी। और नदी कौन सी है, भोगवा नदी है। ये सवाल क्वेश्चन पूछा गया सवाल है कि जो लोथल है वो नदी कौन सी है आपकी, तो लोथल की नदी कौन सी है, वो भोगवा नदी, आपको ध्यान रखना है कहां पर, ये गुजरात के अंदर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लोथल गुजरात के अंदर है और भोगवा नदी आपको ध्यान रखना है। और आपके हड़प्पा सभ्यता का डॉकयार्ड है, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कालीबंगा पूछूं आपसे कहां पर दोस्तों, ये राजस्थान के अंदर, कहां पर है, कालीबंगा राजस्थान के अंदर है। नदी कौन सी है, घग्गर नदी, आपको ध्यान रखना है, राजस्थान के अंदर है। और खोज करने वाला कौन है, अमलानंद घोष खोज करने वाला। ठीक है, यहां पर किसके प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण जो है यहां पर मिले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कालीबंगा नदी के ऊपर ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके,
रोपड़ की बात करूं आपसे, रोपड़ कहाँ है दोस्तों, पंजाब के अंदर है। और रोपड़ पूछूं आपसे, नदी कौन सी है, सतलुज नदी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों पूछे आपसे, कोट दीजी कहां पर है, ये पाकिस्तान के अंदर है। कहां पर है, कोट दीजी स्थान कहां पर है, ये पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछे, हाँ कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़िया होता है ना। चन हुदड़ो पूछूं आपसे, मनके बनाने का जो कारखाना है वो कहां पर मिला है, मनके बनाने का जो कारखाना है वो चंद हुदड़ो के अंदर मिला है, और है कहां पर, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। तो चंद हुदड़ो पूछूं आपसे, मनके बनाने का कारखाना ध्यान रखिए है कहां पर, पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। और रंगपुर की दोस्तों बात करूं आपसे, तो रंगपुर कहां पर है, गुजरात के अंदर। कहां है, गुजरात के अंदर है। और रंगपुर की अगर सवाल पूछूं आपसे यहां पर कि चावल के प्रमाण कहां पर मिले, तो चावल के जो प्रमाण है आपके वो रंगपुर के अंदर भी मिले, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आलमगीरपुर दोस्तों महत्वपूर्ण सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जो क्षेत्र आपके वो कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी जो स्थान है वह कौन सा स्थान है, वो हो गया आपका आलमगीरपुर। कौन सा हो गया, आलमगीरपुर हो गया। है कहां पर दोस्तों आपके, ये आपके उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। और नदी कौन सी है, हिंडन नदी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर सवाल पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो आपको ध्यान रखना है दक्षिणतम बिंदु कौन सा, देमाबाद। कौन सा है, देमाबाद है। और देमाबाद कहां पर है, महाराष्ट्र के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गोदावरी प्रवरा नदी आपको ये भी ध्यान रखना है ना। तो पूर्वी स्थान हो गया है, उत्तर प्रदेश के अंदर है, हिंडन नदी आपको ध्यान रखना है ना। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुतकागडोर पूछूं आपसे, ये नदी कौन सी है आपके, दाक्ष नदी आपको ध्यान रखना है। और ये भी कहां पर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंदर आपको नोट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे, बनावली पूछूं कहां पर है, ये हरियाणा के अंदर, ठीक है। तो बनावली कहां पर, हरियाणा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। धोलावीरा एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सवाल है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान जो कि 3 भागों में बटा हुआ है, पश्चिम के अंदर बटा हुआ है, पूरब के अंदर बटा हुआ है, और एक मध्य के अंदर बटा हुआ है, ठीक है। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थान जो 3 भागों में डिवाइड है वो कौन सा है, वो हो गया आपका धोलावीरा। है कहां पर दोस्तों आपके, ये आपके कहां पर है, तो ये राजस्थान के अंदर है, सॉरी आपके ये गुजरात के अंदर है। और अभी हाल ही में इसको 40वें नंबर का यूनेस्को विश्व धरोहर जो है ये घोषित किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो धोलावीरा कहां पर है, धोलावीरा जो है आपके वो गुजरात के अंदर, आपको एग्जाम में सवाल पूछ ले तो आपको ठीक करके आना है, ठीक है। आगे बढ़िए, भारतीय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सवाल पूछूं आपसे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना कब होती है, तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना 1861 के अंदर होती है। संस्थापक का नाम क्या है, अलेक्जेंडर कनिंगम जो है संस्थापक का नाम है, ठीक है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब होती है, 1861 में होती है। और आपके अलेक्जेंडर कनिंगम जो है ध्यान रखना, ये इसके संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, अगर पूछूं आपसे मोहनजोदड़ो पूछूं आपसे, इसकी सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, विशाल अन्नागार। सवाल पूछे कभी आपसे, सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, विशाल अन्नागार है। और यहाँ की जो कांसे की जो मूर्ति, कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है ये भी बड़ी फेमस है। सवाल पूछे कांसे की नर्तकी की मूर्ति कहां से मिली है, यहीं से मिली है, आपको ध्यान रखना है। और सबसे बड़ी इमारत भी कौन सी है आपकी, वो है आपके विशाल अन्नागार, भी आपको नोट करना है, ठीक है। अफगानिस्तान में सोर्तुगई नामक स्थल से नहरों के अवशेष मिले, लगाओ स्टार आपके, अफगानिस्तान में सोर्तुगई जो स्थान है यहां से नहरों के अवशेष मिले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के कालीबंगा स्थल से भूकंप और जुते हुए खेत के प्रमाण मिले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कालीबंगा स्थान से जुते हुए खेत के प्रमाण और भूकंप के प्रमाण आपके प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, इसकी अद्भुत नगर नियोजन व्यवस्था, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता क्या है आपकी, उसका जो नगर नियोजन है और जल निकासी सिस्टम जो है वो सबसे बड़ी व्यवस्था, आपको ध्यान रखना है। इसे भारत की पहली नगरी, भारत का पहला नगरीकरण पूछूं आपसे वो कहां पर हुआ था, वो यही है आपके हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अच्छा, भारत का सेकंड नगरीकरण कब हुआ था, लिखना आपके, ये हुआ था कब आपके, ये हुआ था महाजनपद काल में। कब हुआ था, महाजनपद जो काल है आपके वहां पर हुआ है, ठीक है। तो पहला
आपके हड़प्पा सभ्यता है और दूसरा कौन सा है, महाजनपद काल, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है ना, ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीनतम वेद है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नदियों के नाम क्या थे आपके, तो झेलम नदी जो है इसका नाम क्या था, वितिस्ता इसका नाम था झेलम का। ठीक है, चेनाब नदी का नाम क्या था, अश्कनी जो है चेनाब का नाम था ना। व्यास का नाम क्या था, विपाशा या फिर जो विपाशा है ये व्यास का नाम था। ठीक है, रावी का नाम क्या है, परूषणी रावी का नाम है। ठीक है, और सतलुज का पूछूं आपसे नाम क्या है, इसका नाम सतुद्री था। ठीक है, एग्जाम में सवाल वितिस्ता का पूछता है, अस्कनी का पूछता है और परूषणी का पूछता है ना। तो झेलम को वितिस्ता कहते हैं, चिनाब को अश्कनी कहते हैं और रावी को परूषणी कहते हैं। ये तीन आपको ध्यान रखना है। और वेदों के अंदर जो नदियों के नाम है उसमें वितिस्ता, अश्कनी और परूषणी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए, सभा और समिति को अथर्ववेद में प्रजापति की दो पुत्रियों के नाम से जानते हैं। ठीक है, सभा और समिति को अथर्ववेद के अंदर प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में, कुल मिलाकर मंडल कितने आपके 10 मंडल है। ठीक है, ऋग्वेद के 7वें मंडल में दशराज युद्ध है उसका वर्णन किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और 9वें मंडल की बात करूं आपसे, वहां पर किसका दोस्तों, आपके वहां जो सोम देवता है इनका उल्लेख किया गया है। ठीक है, और 10वां जो मंडल है इसके अंदर जो पुरुष सूक्त है आपके, यहाँ पर 4 वर्णों का उल्लेख किया गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 7वें मंडल में दशराज युद्ध का उल्लेख है। अच्छा दोस्तों, किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, बताओ किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, और आपको बताना है गायत्री मंत्र जो है वो किसको समर्पित है। ये 2 क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, पहला क्वेश्चन, और गायत्री मंत्र किसको समर्पित है, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है ना। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों, वेदों के जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं ये भी सवाल आपसे पूछता है। ठीक है, जैसे कि अगर सवाल पूछूं आपसे, ऋग्वेद जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ का नाम क्या, आपके ऐतरेय जो है इसका ब्राह्मण ग्रंथ है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वेदों की व्याख्या करने के लिए भी आपके इनको बनाया गया है ना। अगला क्वेश्चन, हाँ तीसरे के अंदर उल्लेख। ठीक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख कहां पर, 3rd के अंदर है, और ध्यान रखना ये भगवान सूर्य, किसको, भगवान सूर्य जो है इनको समर्पित है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है, ध्यान रखिएगा ना। ऋग्वेद का ऐतरेय हो गया, सामवेद का पंचविश हो गया, ध्यान रखना। यजुर्वेद में 2 है आपके, शुक्ल और कृष्ण हो गया आपके, तो शुक्ल जो है आपके शतपथ हो गया इसका, और कृष्ण का आपके तैतरेय हो गया, अथर्ववेद का गोपथ हो गया। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, ऐतरेय हो गया। ठीक है, सामवेद का पंचविश हो गया ना, शुक्ल यजुर्वेद का शतपथ हो गया, और कृष्ण का पूछू तैतरेय हो गया, और इसके अलावा जो है और अथर्ववेद का उल्लेख कहां पर है, गोपथ है ना। तो अथर्ववेद कहां पर, गोपथ हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम में सवाल बनता है, तैयार रहेगा इस सवाल के लिए, ये सवाल आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद को वेद त्रयी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अथर्ववेद वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ठीक है, अच्छा अगला सवाल दोस्तों, आपके जो ये वेद हैं आपकी, इन वेद में जो मंत्रोच्चारण करने वाले होते हैं उन्हें बोलते हैं, जो पुजारी जो पुरोहित होते हैं उनके नाम अलग अलग होते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में जो मंत्रों का उच्चारण करता है पुरोहित उसको होत्र कहते हैं, लगाना स्टार। ऋग्वेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले ऋषि या पुरोहित को क्या बोलते हैं, होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, होत्र कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है, हम पहले ही बात कर चुके हैं। ठीक है, वहीं दोस्तों आपके ऋग्वेद के बाद में अगर यजुर्वेद पूछूं आपसे, यहां पर कर्म कांडों का संपन्न करने वाला जो पुरोहित है उसको अथर्वयु कहते हैं। क्या बोलते हैं, अथर्वयु कहते हैं। और सामवेद में मंत्रों का उच्चारण करने वाले को उद्घाता कहते हैं। ये तीनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो ऋग्वेद में जो आपके पुरोहित है उसका नाम क्या है, ऋग्वेद में पुरोहित का नाम होत्र या फिर होता हो गया। ठीक है, सामवेद में जो पुरोहित है उसका नाम क्या, उद्घाता हो गया ना। यजुर्वेद में जो पुरोहित है उसका नाम क्या हो गया, उसका नाम आपके अथर्वयु हो गया। नोट करना, ये लोग यजुर्वेद में अथर्वयु कहते हैं, सामवेद में उद्घाता कहते हैं उसको, और ऋग्वेद में होत्र कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में पहली बार 4 वर्णों का उल्लेख है, आप जानते हो। ठीक है, इस बात को ना। आगे देखिए, सामवेद को भारत में भारतीय संगीत का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, संगीत की उत्पत्ति कहां से हुई है, सामवेद से हुई है, आपको ध्यान रखना है।
है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके अथर्ववेद के अंदर जादू टोना शल्य चिकित्सा जो है इनका उल्लेख कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। ठीक है, तो अथर्ववेद के अंदर जादू टोना अंधविश्वास जो है इसका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? अथर्ववेद के अंदर मिलता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते जो है ये वाक्य कहाँ से आया है? मुंडकोपनिषद से आया है। कहाँ से आया है? मुंडकोपनिषद जो है यहां से कौन सा वर्ड आया आपके? सत्यमेव जयते दोस्तों आया है। ठीक है, अगर सवाल पूछूं आपसे, चार जो आश्रम है ये चार आश्रम किस उपनिषद से आए आपके? तो ये आए आपके जवालो उपनिषद से। किससे आए? जवालो उपनिषद से आए चार आश्रम, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सत्यमेव जयते कहाँ से आए? मुंडकोपनिषद से आए, और जो चार आश्रम है आपके वो कहाँ से आए? वो जवालो उपनिषद से आए, आपको ध्यान रखना है। वेदांग की संख्या पूछूं आपसे, तो वेदों की व्याख्या करने के लिए वेदांग बनाया गया, और वेदांग की संख्या कुल मिलाकर 6 होती है, ध्यान रखना। एक शिक्षा है, एक कल्प है, एक व्याकरण है, एक निरुक्त है, एक छंद है और एक ज्योतिष है। ठीक है, तो वेदांग की संख्या कितनी है आपके? 6 वेदांग की संख्या है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, आपको ध्यान रखना है। वेदांग कितने? वेदांग आपके 6, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ठीक है, जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव या फिर आदिनाथ जी है। ठीक है, जैन धर्म जो है इसके संस्थापक का नाम क्या है? ऋषभ देव या फिर आदिनाथ जी है, जो कि पहले तीर्थंकर थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात जंबिका ग्राम में, ठीक है, शाल वृक्ष के नीचे, सभी स्टाल लगाना, जंबिका ग्राम में शाल वृक्ष के नीचे जो है आपके, शाल वृक्ष के समीप ऋजुपालिका जो नदी है इसके किनारे पर वर्धमान मतलब कि महावीर स्वामी जी, ठीक है, वर्धमान का मतलब आपके महावीर स्वामी जी को ज्ञान प्राप्त हुआ था। ठीक है, सवाल पूछे कि जो महावीर स्वामी जी इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर होती है? साल वृक्ष के नीचे होती है, ऋजुपालिका नदी जो है आपके इसके किनारे पर होती है, जाम्बिका ग्राम के अंदर होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी वर्धमान जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति वो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जो ज्ञान की जो प्राप्ति होती है इसको जैन धर्म में क्या बोलते हैं? कैवल्य कहते हैं। क्या बोलते हैं? जैन धर्म में कैवल्य कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महावीर स्वामी को 72 वर्ष की उम्र में राजगृह के निकट पावापुरी जो स्थान है यहाँ पर जो इनका निर्वाण हो गया, इनका मृत्यु हो गई, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी की मृत्यु कहाँ पर होती है? पावापुरी में होती है, ये भी आपको ध्यान रखना है ना। जैन साहित्य प्राकृत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है। जैन साहित्य जो है उसकी लैंग्वेज कौन सी है आपके? प्राकृत लैंग्वेज है, जो कि वर्तमान में भारत की क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल हो चुकी है। ठीक है, प्राकृत, पाली, बौद्ध धर्म की पाली पढ़ाऊंगा आपको, तो प्राकृत पाली है, इसके अलावा और जो भी आपके शामिल हुई है, तो ये अभी जो है इनको क्लासिकल लैंग्वेज में शामिल किया है। ठीक है, और जैन साहित्य को आगम कहते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन, जैन साहित्य को आगम कहते हैं, और जैन साहित्य की जो लैंग्वेज है वो प्राकृत या फिर इसी को बोलते हैं अर्धमागधी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, स्टार लगाना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना। महावीर स्वामी ने ब्रह्मचर्य को छोड़कर पंच महाव्रत धर्म को, ब्रह्मचर्य को जोड़ कर पंच महाव्रत धर्म को प्रतिपादन किया। ठीक है, इससे पहले जो 23वें तीर्थंकर थे उनका नाम क्या था? उनका नाम था पार्श्वनाथ जी। ठीक है, इन्हें क्या बोलते हैं? इन्हें बोलते हैं आपके शापों का देवता कहते हैं। क्या बोलते हैं? शापों का देवता कहते हैं। इन्होंने दोस्तों आपके चार अनुचार जो है नियम दिए थे आपके, कि अहिंसा करना है, सत्य बोलना है, इसके अलावा चोरी नहीं करना है, और इसके अलावा जो है आपके चोरी नहीं करना, और अधिक धन जो है उसको आपको अपने पास संचित नहीं करना है। ठीक है, ये कहा था इसने ना। जबकि महावीर स्वामी जी ने एक जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। कुल मिला के पंच महाव्रत जो है वो महावीर स्वामी जी के द्वारा लाए गए। ठीक है, जैन ग्रंथ जो है कल्प सूत्र की रचना पूछूं आपसे किसने की है? भद्रबाहु ने की है। लिखना, जैन ग्रंथ कल्प सूत्र की रचना करने वाले कौन थे? भद्रबाहु रचना करने वाले। ठीक है, आगे देखिए, वैशाख पूर्णिमा पर सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ, इन समय उनकी उम्र 35 वर्ष थी, और आपके वो बुद्ध कहलाए। ठीक है, तो वैशाख पूर्णिमा वो तारीख है जब आपके भगवान बुद्ध को, महात्मा बुद्ध को, पहली बात तो इनका जन्म इस तारीख को हुआ था, लुम्बिनी के अंदर आपके इनको बोध गया के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है, और आपके इनको कुशीनगर के अंदर जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो जन्म भी इसी तारीख को हुआ है, ज्ञान की प्राप्ति भी इस तारीख को हुई है, और मोक्ष भी इसी तारीख को हुआ है, तीनों एक ही तारीख को हुए, वैशाख पूर्णिमा को। इसी वैशाख पूर्णिमा को क्या बोलते हैं आपके? इसी वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, गौतम
गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश वाराणसी के समीप सारनाथ में दिया था, और जो पहला उपदेश था इसी को हमने क्या नाम दिया, अभिधम्म चक्र नाम दिया। क्या नाम दिया है, अभिधम्म चक्र नाम दिया। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। घर जो छोड़ने की जो घटना है उसको हमने क्या बोला, उसको हमने महाभिनिष्क्रमण कहा है, ठीक है। जो घर छोड़ने की जो घटना है उसको हमने महाभिनिष्क्रमण कहा है, और जो ज्ञान की जो प्राप्ति है उसको हमने क्या बोला, निर्वाण कहा है जनाब के, और जो मोक्ष की प्राप्ति है उसको हमने महापरिनिर्वाण कहा है। क्या कहा है, महापरिनिर्वाण कहा है। तो ज्ञान की प्राप्ति कहाँ, बोधगया में होती है। मोक्ष कहाँ मिलता है, कुशीनगर में मिलता है। पहला जो आपकी उपदेश था वो कहाँ पर, अभिधम्म चक्र के अंदर दिया गया। पहला जो उपदेश था वो सारनाथ के अंदर दिया गया, और इसी को हम जो है धम्म चक्र प्रवर्तन कहते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में आपके उत्तर प्रदेश में कुशीनारा में होती है। इसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण कहते हैं। सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए, श्रावस्ती के अंदर, ठीक है। सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन कौन से आपके, बुद्ध, धम्म और संघ जो है ये बौद्ध धर्म के आपके 3 रत्न हो गए, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों आपके बौद्ध धर्म का जो ज्ञान है इसे त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, जो कि कौन सी लैंग्वेज में, आपके पाली भाषा के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया, और एक आपके अभिधम पिटक हो गया ना। तो सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 पिटक हैं पाली भाषा के अंदर लिखे गए। आपको ध्यान रखना है, सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, पहली जो बौद्ध संगति उसका टाइम क्या है, 483 ईसा पूर्व में पहली बौद्ध संगति होती है, ठीक है। कहां पर होती है, राजगृह, या फिर इसी को हम गिरिब्रज कहते हैं। क्या बोलते हैं, गिरिब्रज कहते हैं। तो राजगृह, गिरिब्रज, बिहार जो है यहाँ पर पहली बौद्ध संगति होती है, ठीक है। उस समय शासन किसका है, अजातशत्रु जो है शासन इसका था आपके, और अध्यक्ष किसको बनाया गया, महाकश्यप जो है इसको अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपके कब होती है पहली बौद्ध संगति, कहां पर होती है, शासन किसका था उस समय आपके, और उस समय अध्यक्ष किसको बनाया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 483 ईसा पूर्व में होती है, राजगृह में होती है, अजातशत्रु का शासन था उस समय आपके, और जो महाकश्यप है वो उसके अध्यक्ष थे, ठीक है। सेकंड जो बौद्ध संगति है वो 100 साल के बाद में 383 ईसा पूर्व में होती है। कहां पर, दोस्तों वैशाली के अंदर होती है, बिहार के अंदर। और कालाशोक जो है आपके शासन उनका था आपके शिशुनाग वंश, आपके वंश आगे आने वाले हैं, ठीक है। तो कालाशोक आपके ध्यान रखना, कालाशोक शासन था आपके, और शवा करीम को जो है यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया सेकंड बौद्ध संगति में ना। तो सेकंड बौद्ध संगति वैशाली में, पहली कहां पर है, पहली जो आपके वो राजगृह में, ठीक है। तीसरी बौद्ध संगति की बात करूं आपसे, थोड़ा स्टार लगाना। तीसरी बौद्ध संगति जो है वो पाटलिपुत्र में होती है। कहां पर होती है, पाटलिपुत्र जो वर्तमान आपके पटना है, यहां पर तीसरी बौद्ध संगति होती है, ठीक है। अच्छा सवाल पूछूं आप सुनो, पाटलिपुत्र जो है इसको बसाने वाले कौन थे, ठीक है। पाटलिपुत्र को बसाने वाले कौन थे, ये क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। और आगरा को बसाने वाले कौन है, ये क्वेश्चन आपके सामने ना। अच्छा शासन काल पूछूं आपसे, सम्राट अशोक जो है आपके वो शासन था उस समय, और अध्यक्ष कौन थे, मोगलीपुत्तिश जो है वो इसके अध्यक्ष थे, ठीक है। अच्छा सवाल पूछूं आपसे, जो सुत्त पिटक और जो विनय पिटक है लिखना आपके, सुत्त पिटक और जो विनय पिटक है इन दोनों की स्थापना कब होती है, इन दोनों की जो स्थापना है वो पहली बौद्ध संगति के अंदर हो गई थी, है ना। सुत्त पिटक और विनय पिटक की स्थापना पहली बौद्ध संगति में होती है, और वहीं आपके जो अभिधम पिटक है इसकी स्थापना मोगलीपुत्तिश जो है वो तीसरी बौद्ध संगति जो है यहाँ पर करते हैं। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोगलीपुत्तिश अध्यक्ष थे इस समय, और पाटलिपुत्र के अंदर होती है अशोक के शासन काल में होती है। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ सिकंदर लोदी, ये तो ठीक आंसर आपका 1504 ईस्वी के अंदर सिकंदर लोदी, ठीक बात है। ऊपर वाले का आंसर बताओ आपके, पाटलिपुत्र को बसाने वाले कौन थे ना। तो पाटलिपुत्र को बसाने वाले कौन है आपको बताना, ये तो ठीक आंसर है सिकंदर लोदी, 1504 आगरा। आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथी बौद्ध संगति की बात करूं आपसे, चौथी बौद्ध संगति महत्वपूर्ण सवाल है, कुंडलवन कश्मीर के अंदर होती है। कुषाण वंश में महत्वपूर्ण शासक जो है कनिष्क होते हैं उस समय। अध्यक्ष जो है वसुमित्र को बनाया गया, लेकिन इसमें उपाध्यक्ष कौन थे, अश्वघोष जो है वो आपके उपाध्यक्ष थे, ठीक है। हाँ उदाइन दोस्तों कौन आपके, इसको बसाने वाले कौन थे, पाटलिपुत्र को। आपको उदाइन का नाम ध्यान रखना है, ठीक है। उदाइन बसाने वाले पाटलिपुत्र को ध्यान रखिएगा ना। अच्छा कार्य क्या हुआ यहाँ पर, बौद्ध धर्म 2 भाग में डिवाइड हो गया, एक हीनयान और एक महायान में, ठीक है। सवाल
सवाल पूछे कि भाई बौद्ध धर्म दो भाग में किस बौद्ध संगति में डिवाइड हुआ है, चौथी के अंदर हुआ है हीनयान और महायान, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलिएगा। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे आपके, लकुलीश जो है ये पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे, जो कि भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक रहे हैं। ठीक है, लिंगायत संप्रदाय पूछूं आपसे, साउथ दोस्तों इंडिया के अंदर बड़ा चर्चा में रहता है लिंगायत समुदाय जो है, तो लिंगायत समुदाय के प्रवर्तक कौन थे आपके, अल्ल प्रभु और बसव जो है, ये वसव का नाम ध्यान रखना। ठीक है, साउथ इंडिया में खूब चलता है लिंगायत समुदाय, पाटलिपुत्र को ही कुसुमपुरा कहते हैं, ठीक बात है ना। तो लिंगायत संप्रदाय का जो जो शुरू करने वाले थे वो कौन थे, वशव का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पारसी धर्म के संस्थापक पूछू कौन था आपके, जरथुष्ट का नाम लिखिएगा, संस्थापक थे। और जो इसका जो हैप्पी न्यू ईयर होता है आपके, वो होता है नवरोज। क्या होता है, नवरोज जो है वो इसका नववर्ष होता है। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बौद्ध ग्रंथ अंगुतर निकाय और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। ठीक है, तो 16 महाजनपद कहाँ कहाँ पर है, तो अंगुतर निकाय बौद्ध धर्म के अंदर और जैन धर्म भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का दोस्तों उल्लेख किया गया है। ठीक है, 16 महाजनपद में बज्जी और जो मल्ल है वो गणतंत्र रिपब्लिक है, बाकी सारे राजतंत्र है। ठीक है, तो दो जो जनपद है आपके, दो महाजनपद जो है वो गणतंत्र है, बज्जी और मल्ल, बाकी आपके राजतंत्रात्मक, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों अगर सवाल पूछूं आपसे, दोस्तों एकमात्र महाजनपद कौन सा है, जो कि दोस्तों आपके जो कि साउथ इंडिया के अंदर आपके एकमात्र महाजनपद कौन सा है जो कि साउथ इंडिया के अंदर है, पहली बात तो किस नदी के किनारे पर स्थित है, उस महाजनपद का नाम क्या है और इसकी राजधानी क्या है, ये 3 क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर। ठीक है, देखिए महाजनपद काल को भारतीय इतिहास में द्वितीय नगरीकरण कहते हैं। पहला कौन सा, पहला तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता पहला हो गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहला कौन सा है, हड़प्पा सभ्यता हो गया। सेकंड कौन सा आपके महाजनपद काल, और इसमें लोह का आविष्कार हुआ, किसका हुआ, लोहे का आविष्कार यहाँ पर हुआ है। वहां पर कांसा था, यहाँ पर कौन आपके, यहाँ पर आपके लोहा आ चुका है। ठीक है, सवाल मैंने पूछा आपसे जनपद का दोस्तों नाम क्या है, अशमक। क्या नाम है, अशमक महाजनपद का ध्यान रखिएगा। इस अशमक की राजधानी पूछू क्या आपके, तो पोटली या फिर पोतन जो है वो इसकी राजधानी होगी, ध्यान रखना। पोटली या पोतन इसकी राजधानी है, अशमक जो है आपके, और नदी कौन सी है, गोदावरी नदी, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलिएगा। दोस्तों आपके इस लाइन को छोड़ दीजिए। हर्यक वंश का वास्तविक संस्थापक कौन है, बिंबिसार। ठीक है, कभी सवाल पूछे आपसे कि जो मगध जो है आपके, जो कि नदी कौन सी आपके, मगध सोन नदी के ऊपर, आप जानते हो इस मगध पर शासन करने वाले वंश कौन कौन से थे आपके, तो इस पर शासन करने वाले वंश थे हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और आपके मौर्य वंश। ठीक है, जो हर्यक वंश है इसके संस्थापक कौन थे, बिंबिसार जो है वो इसके संस्थापक थे। ठीक है, सवाल अगर आपसे ये पूछ ले कि जो बिंबिसार है, इस बिंबिसार का एक अन्य नाम क्या है। ठीक है, बिंबिसार का एक अन्य नाम क्या, आपको बताना है दोस्तों ना। दोस्तों ये हर्यक वंश जो है आपके, इसको क्या बोलते हैं, इसको पितृहंता वंश कहते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को पितृहंता वंश कहते हैं। यहाँ पर पिताओं की हत्या जो है वो चालू होती है, और बिंबिसार की हत्या करने वाले कौन थे, अजातशत्रु जो है, जिनके समय में पहली बौद्ध संगति होती है, वो आपके कौन थे, आपके बिंबिसार की हत्या करने वाले, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सवाल दोस्तों मैंने आपसे अभी ये पूछा है कि जो हर्यक वंश है आपके, इसमें जो बिंबिसार था, इनका दोस्तों एक नाम और था आपके श्रोणिक। क्या नाम था, इन्हें श्रोणिक भी कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन्हें श्रोणिक के नाम से भी जानते हैं, ये भी सवाल आपसे पूछ सकता है। ठीक है, आगे देखिए। मौर्यकालीन स्रोतों में ब्राह्मण साहित्य में कौटिल्य का अर्थशास्त्र ध्यान है आपके, और इसके अलावा विशाख दत्त का मुद्रा राक्षस जो है जासूसी ग्रंथ आपके महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है, और जो विशाख दत्त है उसका कौन सा है, मुद्रा राक्षस, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और राजतरंगिणी भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है, इसके रचयिता कल्हण थे। ठीक है, तो कल्हण ने किसकी स्थापना करी, राजतरंगिणी की। और कश्मीर का इतिहास कहां पर, कश्मीर का इतिहास जो है वो राजतरंगिणी पुस्तक के अंदर। ठीक है, इंडिका की बात करूं आपसे, आपके इंडिका लिखना, इंडिका पुस्तक किसने लिखी है, मेगास्थनीज ने लिखी है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से
अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित किया था और मौर्य वंश की स्थापना करी। तो मौर्य वंश की स्थापना करने वाले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, ये अंतिम आपके कौन थे? आपके घनानंद को इन्होंने हरा दिया था और मौर्य वंश के संस्थापक थे, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय सौराष्ट्र के गवर्नर, ये बड़ी महत्वपूर्ण लाइन है आपके, सौराष्ट्र के गवर्नर ने गुजरात के अंदर जो है एक झील का निर्माण करवाया था। आपके गवर्नर का नाम क्या है? पुष्य गुप्त वैश्य जो है ये गवर्नर का नाम है। ठीक है, और झील का नाम क्या है? सुदर्शन झील नाम है गुजरात के अंदर। ठीक है, बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पहली बात तो किस झील का निर्माण करवाया है? सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन किसने करवाया? पुष्य गुप्त वैश्य ने करवाया। ठीक है, पुष्य गुप्त वैश्य कौन था? सौराष्ट्र का गवर्नर था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सवाल आपके एग्जाम में बन सकता है ना। अशोक का वास्तविक राज्य सेवा आपके 269 ईसा पूर्व में हुआ। अच्छा, इसने कलिंग का जो युद्ध लड़ा वो कब लड़ा? आपके कलिंग का वार 261 ईस्वी जो है ये लड़ा गया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके कलिंग का, दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद में इसने किसकी नीति को अपना लिया? आपके इसने धम्म चक्र की जो नीति है उसको अपना लिया। और क्योंकि इस आपके युद्ध के अंदर इसका उल्लेख 13वें शिलालेख 13वें अभिलेख में किया गया है और इस आपके युद्ध में इसने बहुत सारा नरसंहार किया था, जीनोसाइड किया था, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो कलिंग युद्ध की बात करूं आपसे 261 ईसा पूर्व, आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद में 13वां अभिलेख में आपको इसका उल्लेख किया गया था, नरसंहार इसमें बहुत बड़ी मात्रा में हुआ। इसके बाद में इन्होंने आपके धम्म चक्र की नीति को अपना लिया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए अशोक के, ये बहुत ही दोस्तों बढ़िया लाइन है। जब भी सवाल पूछता है ना कि अशोक के अभिलेखों की खोज करने वाला कौन था, तो पहला ऑप्शन होता है जेम्स प्रिंसेप। हमें लगता है जो अशोक के अभिलेख हैं उसकी खोज करने वाले भी कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे। नहीं रसगुल्ला, अशोक के अभिलेखों की खोज करने वाला पूछूं आपसे वो कौन था? आपके वो था पैंथलर। कौन था? 1750 ईस्वी में टी पैंथलर ने अशोक के जो अभिलेख हैं उनकी खोज की। ठीक है, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? आपके एपिग्राफी कहलाता है। ठीक है, आप जो अभिलेख हैं उनका जो अध्ययन होता है उसे बोलते हैं एपिग्राफी। ठीक है, तो मैंने कहा अशोक के जो अभिलेख हैं उनका जो सबसे पहले खोज करने वाले कौन थे? टी पैंथलर का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कौन सा अभिलेख था? दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख जो है इसकी खोज की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन अशोक के अभिलेख को पढ़ने वाले कौन थे पहले? वो जेम्स प्रिंसेप थे। कब की बात है? 1837 की बात है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाले कौन थे? जेम्स प्रिंसेप थे। 1837 की बात है, आपको ध्यान रखना है। और किस अभिलेख को पहली बार पढ़ा है? दिल्ली टॉपरा जो लेख है आपकी, इसको पढ़ा है। ठीक है, तो दिल्ली टॉपरा जो लेख है इसको पढ़ा है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली टॉपरा लेख को पढ़ा है, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है, 1837 के अंदर पढ़ा है। और पहली बार जो खोज करने वाले कौन थे? वो टी पैंथलर थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके, अशोक के अगर स्तंभ लेख की बात करूं आपसे तो लोरिया नंदनगढ़, ये बड़ा महत्वपूर्ण आपके, लोरिया नंदनगढ़ जो है ये कहां पर है? बिहार के चंपारण के अंदर। सवाल पूछता है लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ अभिलेख कहां पर है? बिहार के चंपारण के अंदर। ठीक है, रामपुरवा जो स्तंभ अभिलेख है वो कहां पर है? ये भी बिहार के चंपारण में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, दिल्ली टोपरा। रुक जाया करो, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में सवाल दिल्ली टोपरा का आएगा। ठीक है, मैं लेकर आया हूं, चिंता मत कीजिए, बहुत ढंग से तैयार की गई स्लाइड है आपके लिए ना। हाँ, इसके ऊपर मोर के चित्र है ना, इसके ऊपर मोर के चित्र आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दिल्ली टॉपरा दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। ये सर्वाधिक फेमस क्या है? स्तंभ लेख है। ठीक है, यह दोस्तों मूलतः आपके हरियाणा में था, किंतु फिरोज शाह तुगलक जो है ये इसको लाने वाला कौन था? फिरोज शाह तुगलक जो है ये इसको दिल्ली लाने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक जो है ये इसको दिल्ली लाने वाला था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मूलतः आपके दिल्ली का नहीं था, पर लाने वाला कौन था? आपके फिरोज शाह तुगलक जो है आपके बाद में इसको दिल्ली के अंदर ले आया। ठीक है, अच्छा तो समाहर्ता पूछूं आपसे, समाहर्ता कौन होता है? आपके समाहर्ता जो है आपके वो आपके रेवेन्यू जो है इसको कलेक्ट करने वाला अधिकारी होता है, वित्त मंत्री। ठीक है, तो रेवेन्यू कलेक्ट करने वाला अधिकारी कौन है? समाहर्ता है। ठीक है, अगर सवाल दोस्तों आपसे यहाँ पर ये पूछे सन्निधाता क्या होता है आपके, ये दोस्तों कौन आपकी, ये जो है वो जो फंड होता है इसका हेड कौन होता है आपके? तो फंड का जो हेड आपके वो दोस्तों कौन आपके? तो फंड का जो हेड है वो होता है कौन आपके? सन्निधाता होता है। ठीक है, तो फंड का हेड कौन है? तो फंड का जो हेड है वो सन्निधाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फंड का हेड कौन है आपके? फंड का हेड जो है वो सन्निधाता है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, फंड का हेड कौन है आपके?
वो शनि धाता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो फंड का हेड कौन सा रसगुल्ला, तो फंड का जो हेड है आपकी वो ध्यान रखिए कौन है, तो फंड का जो हेड है वो शनि धाता, आपको ध्यान रखना है ना। लक्षणाध्यक्ष मुद्रा व टकसाल का जो अध्यक्ष है वो कौन आपके, वो लक्षणाध्यक्ष है ना। मुद्रा और टकसाल का जो अध्यक्ष है वो लक्षणाध्यक्ष होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और रूप दर्शक जो है आपके वो अधिकारी मुद्रा आपका परीक्षण करने वाला होता है, ठीक है। सातवाहन की बात करूं दोस्तों, आपके सातवाहन जो वंश है, इस सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, सिमुक, कौन है, सिमुक है ना। तो सातवाहन वंश के संस्थापक कौन है, सिमुक है, ये आपको नोट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, सिमुक ने राजधानी किसको बनाया, सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी, प्रतिष्ठान, लगाओ स्टार। सातवाहन वंश की राजधानी कौन सी है, प्रतिष्ठान इसकी राजधानी है। तो सातवाहन वंश के सिमुक संस्थापक है, आपको ध्यान रखना है, और प्रतिष्ठान जो है इसकी राजधानी है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सातवाहन काल में शासन का मातृसत्तात्मक दोस्तों ना, ये आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवाहन जो वंश है दोस्तों आपके, यहाँ पर जो राजा हुए उन्होंने माता का नाम आगे लगाया गौतमी पुत्र सातकर्णी, कौन आपके, तो जो माता का जो नाम है आपके वो आगे लगाया हुआ है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सातवाहन जो वंश है ये मातृसत्तात्मक ढांचा था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुषाण वंश पूछूं आपसे, इसके संस्थापक कौन थे, कुजुल कडफिसस जो है इसके फाउंडर थे ना। तो कुषाण वंश के संस्थापक कौन है, कुजुल कडफिसस जो है ये इसके संस्थापक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कनिष्क ने अपनी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर को बनाया था। मथुरा इनके राज्य की दूसरी राजधानी है, ठीक है। तो मथुरा, कुषाण वंश पूछूं आपसे, पहली बात तो सोने के सिक्के जारी करने वाला वंश आपके कुषाण वंश है। कनिष्क आपके बड़ा फेमस था यहाँ पर आपके, इसकी राजधानी पुरुषपुर या फिर पेशावर थी। मथुरा इसके राज्य की दूसरी राजधानी, आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, गांधार कला शैली दोस्तों ना, मूर्ति बनाने की शैली होती है, गांधार शैली होती है, मथुरा शैली होती है, मूर्ति बनाने की शैली होती है। तो सवाल पूछे कि भाई कुषाण वंश ने किसका सपोर्ट किया था आपके, तो गांधार जो कला शैली है इसको सपोर्ट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुप्त साम्राज्य को दोस्तों भारतीय इतिहास का स्वर्णिम काल कहते हैं, ठीक है। मंदिरों का निर्माण कहाँ चालू होता है, जो मंदिर है इनका निर्माण जो है वो गुप्त काल में चालू हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मंदिर का निर्माण कहाँ चालू होता है, गुप्त काल में होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जूनागढ़ शिलालेख, देखो सुदर्शन झील का निर्माण करवाने वाले कौन थे आपके, वो तो मैं आपको सौराष्ट्र के गवर्नर का नाम लिखा चुका हूं, उसका पुनर्निर्माण करवाने वाले कौन लिखना आपके, तो वो थे स्कंदगुप्त। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सुदर्शन झील जो गुजरात के अंदर थी इसका पुनर्निर्माण करवाने वाले कौन थे, स्कंदगुप्त थे, आपको ध्यान रखना है। और ये बात कहाँ लिखी हुई है, जूनागढ़ अभिलेख में, जूनागढ़ शिलालेख में ये बात लिखी हुई है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, सती होने का सबसे पहला अभिलेख कहाँ पर मिला है, भानुगुप्त के एरण अभिलेख से मिलता है, ठीक है। तो भानुगुप्त का जो एरण अभिलेख है, सती होने का पहला अभिलेख जो है वो यहाँ पर मिलता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो भानुगुप्त के एरण अभिलेख से, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले भी कौन थे, वो भी यही थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले कौन थे, वो भी भानुगुप्त थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कवि कालिदास ने 7 ग्रंथों की रचना की है, वो कौन कौन दोस्तों आपके, वो थे आपके कुमार संभव थे, आपका रघुवंश था, ऋतु संहार था, मेघदूत था, विक्रमोर्वशीय था, आपके मालविकाग्नि मित्रम। ये जो मालविकाग्नि मित्रम है ना, ये एक बार आपके यूपीएससी ने पूछा हुआ है इसको, ठीक है, ध्यान रखिएगा ना। तो मालविकाग्नि मित्रम, ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, अभिज्ञान शाकुंतलम कहाँ के, यहीं के, ध्यान रखना। और दोस्तों आपके, अरे इसको नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करने वाले कुमार गुप्त थे ना, इसको ठीक करना। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण करने वाले कौन थे, कुमार गुप्त का नाम ध्यान रखिएगा, ठीक है। भानुगुप्त तो आपके क्या था, भानुगुप्त जो है इनके टाइम पर तो सती प्रथा का जो आपके एरण अभिलेख है वो मिला है, ठीक है। और नालंदा विश्वविद्यालय जो है इसका निर्माण करने वाले कौन थे, कुमार गुप्त का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुमार गुप्त ठीक कीजिएगा ना। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा, मृच्छकटिकम नाटक जो है आपके वो शूद्रक ने दोस्तों लिखा है, और इसमें कुल 10 अंक है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कितने अंक थे इसमें ना, तो मृच्छकटिकम जो नाटक है उसको लिखने वाले कौन थे, शूद्रक थे, ठीक है। अगर पूछूं आपसे विशाख दत्त की बात करूं आपसे, तो मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम जो है ये नाटक लिखने वाले कौन है, विशाख दत्त का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। पंच सिद्धांति का, बृहद संहिता, लघु जातक जो है, ये 2 नाम नोट कीजिए।
बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका जो है किसकी पुस्तक है आपकी, ये बरामीर की पुस्तक है, रचनाएं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागर शैली उत्तरी भारत में प्रचलित थी, इसमें विशाल शिखर, सभा, मंडप, दोस्तों इनका यूज होता है। ठीक है, देखो मंदिरों की एक शैली होती है नागर शैली। ठीक है, नागर शैली कहाँ पर होती है, ये नागर शैली जो आपके वो उत्तरी नॉर्थ इंडिया जो है यहाँ पर होती है। ठीक है, तो मंदिर निर्माण की जो नागर शैली है वो जो नॉर्थ इंडिया है वहां पर होती है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो मंदिर निर्माण की जो नागर शैली है वो दोस्तों उत्तरी भारत में होती है, और कुछ दोस्तों ऐसे मंदिर जो आपके, ऐसे मंदिर हमारे यहाँ पर उत्तरी आपके जो इंडिया वहां बनते हैं, और इसमें बीच में आपके गर्भगृह होता है, ये आप जानते हो। ठीक है, इसमें शिखर होते हैं, गर्भगृह होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, वहीं दोस्तों साउथ इंडिया जो है यहाँ पर जो शैली होती है वो होती है आपके द्रविड़ शैली। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों मंदिर जो है आपके वो पिरामिड नुमा बनते हैं। कैसे बनते हैं, पिरामिड नुमा मंदिर बनते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो साउथ इंडिया के अंदर द्रविड़ शैली है और पिरामिड नुमा मंदिर यहां पर बनते हैं। विशाल गोपुरम, मंदिर के बाहर जो दरवाजा होता है उसे बोलते हैं गोपुरम। ठीक है, प्रवेश द्वार जो है उसे गोपुरम कहते हैं। द्रविड़ शैली यहां पर होती है, और इन दोनों के बीच में शैली कौन सी, वेसर शैली। कौन सी है, वेसर शैली इनके बीच में होती है। होयलेश्वर के मंदिर आपने सुने होंगे, वो किस शैली में बने हुए हैं, वेसर शैली में बने हुए हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद, इसका नया नाम क्या हो चुका है, इसका नया नाम जो है वो संभाजी नगर हो चुका है। तो महाराष्ट्र के औरंगाबाद या फिर संभाजी नगर में कौन है, अजंता की गुफाएं, आपको ध्यान रखना है। 1983 के अंदर इनको यूनेस्को में शामिल किया गया, आपको ध्यान रखना है। इसमें कुल 29 गुफाएं हैं। गुफा नंबर 16 में मरनासन राजकुमारी का चित्र आपके, और गुफा नंबर 17 में चित्रशाला जो है इसका उल्लेख है। ठीक है, तो गुफा नंबर 16 में मरनासन राजकुमारी और गुफा नंबर 17 के अंदर चित्रशाला का उल्लेख है। 1983 में हमने इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल किया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अहोल आपके जो अभिलेख है इसकी रचना पुलकेशिन सेकंड ने की आपके, और उसके टाइम पर जरवारी कौन था आपके, रवि कीर्ति, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों आप पुलकेशिन सेकंड को जानते होंगे, हर्षवर्धन को हराने वाले कौन थे, हर्षवर्धन को जो हराने वाले थे वो पुलकेशिन सेकंड ही थे। अहोल अभिलेख की रचना इनके टाइम पर होती है, ध्यान रखना, और रवि कीर्ति का नाम भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंह विष्णु के दरबार में महान विद्वान दोस्तों भारवी हुए हैं। ठीक है, और भारवी की पुस्तक का नाम क्या आपके, किरातार्जुनियम भावनी, भारवी की पुस्तक का नाम है, और दरबार किसका है, सिंह विष्णु का दरबार है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो सिंह विष्णु के दरबार में भारवी विद्वान हुए हैं। किरातार्जुनियम जो इनकी पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, देखो नरसिंह वर्मन दोस्तों फर्स्ट। ठीक है, ये आपके वंश कौन सा, ये वंश आपके कौन सा हो गया है, ये वंश आपका पल्लव वंश हो गया। ठीक है, और पल्लव वंश जो आपके पल्लव वंश हो गया, इस पल्लव वंश में, अच्छा पल्लव वंश के संस्थापक कौन है ये आपको बताना है। ठीक है, पल्लव वंश के संस्थापक कौन है, क्वेश्चन आपके लिए। ठीक है, और पल्लव वंश में एक नरसिंह वर्मन फर्स्ट शासक हुए, इन्होंने महाबलीपुरम तमिलनाडु के अंदर एकाश्म रथ मंदिर जो है इनका निर्माण किया है। ठीक है, रथ मंदिर को सप्त पैगोडा भी कहते हैं। इसमें द्रौपदी रथ जो है छोटा आपके मंदिर है, और युधिष्ठिर रथ आपके सबसे बड़ा मंदिर, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम, मेरी बात को ध्यान से सुनना, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने महाबलीपुरम में रथ मंदिर का निर्माण किया। नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने, किसने, प्रथम की बात कर रहा हूं, पहले ने रथ मंदिर बनवाए कहां पर, तमिलनाडु के अंदर महाबलीपुरम में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, दोस्तों विजयालय तो चोल वंश के थे ना, विजयालय तो चोल वंश के संस्थापक हैं। दंती दुर्ग जो है आपके ये राष्ट्रकूट वंश के, किसके, राष्ट्रकूट वंश के। मैंने पूछा है पल्लव वंश, दोस्तों ना पल्लव वंश की बात की है। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन, नरसिंह वर्मन सेकंड, मैं इसलिए कह रहा हूं जोड़ देना, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने क्या करा, नरसिंह वर्मन फर्स्ट ने रथ मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, नरसिंह वर्मन सेकंड ने महाबलीपुरम के अंदर ही शोर मंदिर जो है, तटीय जो मंदिर है, इसका निर्माण करवाया, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया सवाल है, नरसिंह वर्मन सेकंड का नाम आपको ध्यान रखना है ना। चोल वंश को दक्षिण भारत का सबसे प्राचीनतम वंश मानते हैं। इसका संस्थापक कौन, आपके विजयालय जो है ये इसका संस्थापक है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, सिंह विष्णु, अरे जो नाम लिख रहा है यही आपके संस्थापक पल्लव वंश के। ठीक है, तो चोल वंश की बात करूं आपसे, चोल वंश में विजयालय संस्थापक थे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ में भारत दोस्तों आता है। पहली बात तो इसकी पुस्तक का नाम क्या है, किताब उल हिंद है, इसी को हम लोग तहकीक हिंद कहते हैं। ठीक है,
इसी को हम लोग तहकीक हिंद कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अल बरूनी की पुस्तक का नाम किताब उल हिंद है, इसी को हम लोग तहकीक हिंद कहते हैं, और ये किसके साथ में आता है, महमूद गजनवी के साथ में आया था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1191 के अंदर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला वॉर होता है, ठीक है। तो तराइन का जो पहला वॉर है वो 1191 ईस्वी के अंदर मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान जो इनके बीच में हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान के बीच में तराइन का पहला वॉर होता है, कब होता है, 1191 के अंदर होता है, और ध्यान रखना तराइन का पहला वॉर कहां पर, तराइन के अंदर होता है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, इसमें कौन जीता आपके, तो मोहम्मद गोरी पराजित इसके अंदर हुआ और पृथ्वीराज चौहान इसके अंदर जीत गए, ठीक है। अगले साल 1192 में तराइन का सेकंड वॉर होता है, यहां पर मोहम्मद जो गोरी आपके वो जीत जाते हैं और पृथ्वीराज चौहान जो है यहां पराजित होते हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत दोस्तों पूछूं आप, यहां पर 5 वंशों ने आपके शासन किया है। ये 5 वंश के नाम कौन कौन से हैं, इनको बोलते हैं गुलाम वंश। क्या बोलते हैं, गुलाम वंश या फिर मामलुक वंश कहते हैं, ठीक है। तो गुलाम वंश कह दीजिए या फिर मामलुक वंश कह दीजिए, एक ही बात है ना। संस्थापक कौन था इसका, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद खिलजी वंश आता है, संस्थापक कौन है, जलाउद्दीन खिलजी संस्थापक। तुगलक वंश आता है, गयासुद्दीन तुगलक हो गया। सैयद वंश आता है, खिज्र खां हो गया। लोधी वंश आता है, बहलोल लोधी हो गया, ठीक है। तो 5 वंशों ने दिल्ली के ऊपर शासन करा है। इसमें पहला मामलुक या गुलाम वंश है, कुतुबुद्दीन ऐबक संस्थापक है, खिलजी वंश है, जलाउद्दीन खिलजी, तुगलक वंश है, गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश है, खिज्र खां और लोधी वंश है, बहलोल लोधी। कभी आपसे सवाल ये पूछ ले कि भाई इन पांचों में से सबसे लंबा कार्यकाल जो है वो किस वंश का दोस्तों रहा है, ठीक है। इन पांचों में से सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो किस वंश का रहा है, सवाल आपसे पूछ सकता है, ठीक है, कि इन पांचों में से सबसे लंबा जो कार्यकाल है वो दोस्तों कौन से वंश का रहा है। तो आप बताओ मुझे किस वंश का कार्यकाल जो है सबसे लंबा यहां पर रहा है। यह क्वेश्चन आपके लिए, तुगलक वंश जो है इसका जो कार्यकाल है सबसे लंबा रहा है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए, ठीक है, पोलो खेलते हुए कौन मर गया आपके, कुतुबुद्दीन ऐबक पोलो खेलते हुए मर गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी को लाख बख्श कहते हैं, क्या बोलते हैं, इसी को लाख बख्श कहते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक को चौगान खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई, ध्यान रखिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद कौन आया, इल्तुतमिश आ गया, ठीक है। इसकी बात करूं मैं आपसे तो लाहौर के स्थान पर कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था ना। जो कुतुबुद्दीन ऐबक बाद इल्तुतमिश जो है इसने दिल्ली को अपनी राजधानी, तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन था, इल्तुतमिश, ठीक है। तो दिल्ली को अपनी राजधानी बनाने वाला कौन है, इल्तुतमिश है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था ना। आगे देखिए, इल्तुतमिश ने चांदी का टका स्टार्ट करा है और तांबे का जीतल। सवाल पूछा जीतल किसका, तांबे का है, टका किसका है, चांदी का है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। शुरू करने वाला कौन है, इल्तुतमिश आपके शुरू करने वाला, आपको ध्यान रखना है ना। बलबन ने लोहो और रक्त की दोस्तों नीति को अपनाया, ठीक है। सवाल पूछे कि बलबन ने कौन सी पॉलिसी को अपनाया, आपके लोहो और रक्त की जो नीति है इसको अपनाने वाला कौन है, आपके बलबन, ठीक है। लाल महल का निर्माण करवाने वाला कौन आपके, वो दोस्तों बलबन था, ठीक है। पावोश और सजदा जो है इसको शुरू करने वाला कौन था, ये भी बलबन का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो लोहो रक्त की नीति, लाल महल, पावो सजदा जो है इसको शुरू करने वाला कौन, बलबन, ठीक है। गयासुद्दीन तुगलक पहले शासक थे जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण, भाई साहब जो मैं लेकर आया हूं ना आपके लिए दोस्तों, ये बम है, रसगुल्ला, परमाणु बम, ठीक है। मैंने आपको जो प्रयास किया और जो मैं आपको खबर देने वाला हूं क्लास के अंत में वो परमाणु बम की तरह होने वाली, ठीक है। ये आपका हाइड्रोजन बम है, वो परमाणु बम होगा ना। तो गयासुद्दीन तुगलक पहले शासक थे जिसने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण की बात की, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक, इनके बाद कौन सा आपके, जोना खां या फिर मोहम्मद बिन तुगलक आते हैं। इन्होंने दीवान ए अमीर, कोई बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि भाई सवाल पूछे कि कृषि के विस्तार के लिए दीवान ए अमीर को ही की स्थापना करने वाला कौन है, वो मोहम्मद बिन तुगलक का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल दोस्तों आपसे यहां पर यह भी पूछ ले कि जो मोहम्मद बिन तुगलक है इसने अपनी राजधानी किसको बना दिया, आपके दौलताबाद जो है इसको अपनी राजधानी बनाया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पानीपत का पहला वॉर कब होता है, 1526 के अंदर होता है और बाबर के साथ में आपकी होता है, ठीक है। तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का पहला वॉर होता है, आपको ध्यान रखना है। तो पानीपत का पहला वॉर आपके बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होता है, आप जानते हो, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, पानीपत का सेकंड वॉर कब होता है, आपके 56 के अंदर होता है, ठीक है। और पानीपत का थर्ड वॉर कब होता है, 1761
के अंदर होता है, आपको ध्यान रखना है ना। तो पानीपत के तीनों वॉर की डेट जो है आपको ध्यान होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखिए, कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद तथा 2.5 दिन का झोपड़ा, इसका निर्माण करवाने वाला कौन है? ऐबक, ठीक है। तो कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद जो है, ये जो आपकी कुतुब मीनार जो है उसके पैरों के अंदर ही है, दिल्ली के अंदर, और 2.5 दिन का झोपड़ा कहां पर? अजमेर राजस्थान के अंदर, ठीक है। ऐबक ने इसका निर्माण करवाया था ना। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? हरिहर बुक्का जो है विजयनगर की स्थापना करने वाले, और विजयनगर की राजधानी क्या है? हम्पी इसकी राजधानी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्णदेव राय, विजयनगर के एक महत्वपूर्ण शासक कौन है? कृष्णदेव राय ना। कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा में, सवाल पूछा गया है कि जो आमुक्तमाल्यदा ग्रंथ है आपकी, इसकी लैंग्वेज कौन सी है? इसकी लैंग्वेज आपके तेलुगु भाषा, ठीक है। तो कृष्णदेव राय ने तेलुगु भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ आमुक्तमाल्यदा लिखा था, और संस्कृत में जाम्बती कल्याणम, ठीक है। तो 2 ग्रंथ हैं इनके, जाम्बती कल्याणम और आमुक्तमाल्यदा। जाम्बती कल्याणम संस्कृत के अंदर है और ये तेलुगु के अंदर है, और इनके दरबार में अष्टदिग्गज थे। कौन थे इनके दरबार? दोस्तों इनके दरबार में अष्टदिग्गज का नाम आपको ध्यान रखना है ना। खानवा की लड़ाई 1527 के अंदर होती है, बाबर और राणा सांगा के बीच में होती है। राणा सांगा इसमें हार गए। खानवा आप जानते हो भरतपुर के पास में है, राजस्थान के अंदर, ठीक है। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस 1600-208 में आपके जहांगीर के समय आपके भारत में दोस्तों आते हैं, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस आपके 1608 ईस्वी के अंदर आपके जहांगीर के समय जो है भारत में आया था, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, नूरजहां ने आगरा में अपने पिता के लिए, ठीक है, स्टार लगाना, एतमा उद्दौला का मकबरा, ठीक है, अपने पिता के लिए नूरजहां जो है इसने अपने पिता के लिए आगरा के अंदर एतमा उद्दौला का मकबरा बनाया, और यहां पर शैली कौन सी यूज की? आपके पित्रादुरा शैली जो है इसका यूज किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो नूरजहां ने आगरा में, ठीक है, तो नूरजहां ने आगरा में अपने पिता एतमा उद्दौला का मकबरा बनवाया, ध्यान रखना, और आपके पित्रादुरा शैली जो है इसका यूज करा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मनसबदारी प्रथा को शुरू करने वाला कौन? अकबर था। 1575 में मनसबदारी को स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनसबदारी प्रथा को शुरू करने वाला अकबर है, और 1575 में इसको स्टार्ट किया, आपको ध्यान रखना है ना। पुरंदर की संधि 1665 में महाराजा जयसिंह और शिवाजी के बीच होती है, ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज लिखना, छत्रपति शिवाजी महाराज जो है इनके बीच में आपके पुरंदर की संधि कब होती है? 1665 में होती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनके दरबार में कौन थे? अष्टप्रधान। कौन थे इनके दरबार में? अष्टप्रधान थे, और पेशवा जो है आपके, जो कि प्रधानमंत्री थे, आपके ध्यान रखना, ठीक है। सुमंत जो है आपके वो विदेश मंत्री थे, ये पोस्ट भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अष्टप्रधान किसके दरबार में? छत्रपति शिवाजी महाराज के दरबार में, और 1665 में संधि होती है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथ और सरदेशमुखी जो आपके मराठा जो है आपके ये वसूलते थे, ठीक है। पहली बात चौथ पूछूं आपसे, ये 1/4 हिस्सा है। सरदेशमुखी जो है आपके वो 1/10 है, ठीक है। सरदेशमुखी किसके पास गया है? सरदेशमुखी जो है आपके वो छत्रपति जो महाराज है इनके पास जाता है, ठीक है। और जो चौथ है आपके वो किसके पास जाता है? चौथ जो है जो मराठा जो राजा थे उनके पास जाता है। आसपास के जो राज्य हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने के लिए चौथ सरदेशमुखी जो है वो वसूलते थे, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दोस्तों ये आपका 100 क्वेश्चन जो है वो एंशियंट हिस्ट्री और आपका जो मिडाइवल हिस्ट्री है इसके 100 क्वेश्चन आपके सामने, ठीक है। मैंने आपसे 1 घंटा कहा था, पर मैंने आपको लगभग 50 मिनट के अंदर जो है इसको निपटा दिया, ठीक है। क्योंकि एक्चुअली में जो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री है ना, इसको मुझे एक अलग से क्लास में पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो हिस्ट्री में एक क्लास और होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, है ना। तो इतिहास में एक क्लास आपकी और होने वाली है, कौन सी? मॉडर्न हिस्ट्री की, ठीक है। तो इतिहास में एक क्लास आपके आधुनिक इतिहास की अलग से होने वाली है। संभाजी कौन थे? अब तो आप जान चुके हो संभाजी कौन है। शिवाजी महाराज जो है इन्हीं के बेटे कौन था? आपके संभाजी महाराज थे, आप जानते हो, ठीक है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की एक क्लास आपकी और लेने वाला हूं अलग से। 100 क्वेश्चन करा चुका हूं, अब आपको लगे नहीं लगे वो अलग बात है, पर आप काउंट कर लेना 100 फैक्ट जो है वो आपको मैं लिखा चुका हूं, ठीक है। 50 पेज हो चुके हैं, 50 पेज हो चुके हैं, और एक पेज में 2 से कम है ही नहीं दोस्तों आपके, किसी में 3 है, किसी में 3 देखो आपके, तो एक पेज में 3 से कम नहीं है। 50 पेज हो चुके हैं, मतलब कि 100 से ऊपर क्वेश्चन तो आपके 100% हो चुके हैं। एक इतिहास की क्लास आपकी अलग से लेने वाला हूं मैं आपके, जो आपके मॉडर्न हिस्ट्री क्लास होने वाली है उसको मैंने अलग कर दिया, ठीक है। एक सूचना आपके लिए आगरा वालों के लिए ये है कि 22 तारीख को आगरा में सेमिनार होने जा रहा है। 22 तारीख को मैं खुद आ रहा हूं आपसे आगरा मिलने के लिए। 10 बजे सेमिनार होगा। ये QR कोड यहाँ पे लगा हुआ है, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा।
अपनी सीट आज ही पक्की कर लेना भाई साहब, कल का वेट भी मत करना। कल हो सकता है नंबर ही ना आए आपका। इसकी क्षमता 900 की है और 500 प्लस बच्चे आपके इसमें हो चुके हैं, ठीक है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी जो है एक फॉर्म है आपकी, 20 रुपए उसका शुल्क है, भर करके उस फॉर्म को पूरा फिलअप कर दीजिएगा और अपनी सीट पक्की कर लीजिएगा। और 22 तारीख को, 22 मार्च को सुबह 10 बजे आपसे मुलाकात होगी आगरा के अंदर। आगरा में आपसे मुलाकात होने वाली है। हम आ रहे हैं आपके शहर आगरा के अंदर। ये क्यूआर कोड यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। अब आगरा में पहला आगरा के अंदर, उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ कहाँ पर जाएंगे। पर अब 22 मार्च को आगरा के अंदर आपसे मुलाकात होगी। जो आगरा के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनसे यही कहूंगा कि इस अपना फॉर्म को भर लीजिएगा और तैयार रहिएगा नागिन डांस करने के लिए। आगरा के अंदर जो है, मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं, हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल झुट्टी तेरी इतनी औकात नहीं। तो ये पहली और क्लास आपके सामने समाप्त होती है, इतिहास की क्लास। और हम 14 मिलियन के पास पहुंचने वाले हैं। मैं चाहता हूं कि जब हम आगरा पहुंचे तो वहां 14 मिलियन का केक काटें आप सभी के साथ में। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उत्कर्ष को तो कर लीजिएगा। 14 मिलियन के हम बहुत पास पहुंच चुके हैं। आपका प्यार ही सबसे बड़ी ताकत है मेरी। अकेला खड़ा हूं इस चैनल के ऊपर और देखिए अकेला ही चल रहा हूं आपके सामने ना। मतलब मैं 2.5 मिलियन पर इस चैनल पर आया था, तब से आपको महसूस होगी एक बात कि इस चैनल के ऊपर अकेला मैं ही इसको खींच के ले जा रहा हूँ, अकेला मैं ही इस पे क्लास लेता हूँ, सिंगल मैं खड़ा हूँ आपके सामने। पर मैं अपनी तरफ से पूरा प्रयास करता हूँ आप सभी के लिए, चाहे करंट अफेयर्स हो चाहे स्टैटिक हो। आजकल मैंने 2-4 प्रयास और स्टार्ट करें। कम्युनिटी पोस्ट चेक किया करो आप लोग, जो बेहतरीन कम्युनिटी पोस्ट आपको मिलेंगी। यूट्यूब पे वीडियो चेक किया करो, उत्कर्ष में कट वीडियो डालता हूं मैं आपके। कल मैंने डाली थी आपके महत्वपूर्ण संविधान संशोधन सेकंड डाली मैंने, आज डाली है भारत के पड़ोसी देश की सीमाएं और विवाद डाल दिया है। कल एक और नई आने वाली आपके सामने वीडियो, डेली एक वीडियो 2, 4, 5, 7 मिनट की आती है, उसको देखा करो आप जो है। और कम्युनिटी पोस्ट पर एक कंटेंट में डालने लग गया हूँ, उसको भी देखा करो आप लोगों ना। सब आपके लिए कर रहा हूँ, मेहनत आपके लिए कर रहा हूँ और ये वाली क्लास भी आपके लिए जारी है। एक सूचना शनिवार को आपको दूंगा, तैयार रहना कि अगले जो वीक है उसका प्लान क्या रहने वाला है, ठीक है। अगले वीक का प्लान क्या रहेगा शनिवार को आपको ये सूचना दे दूंगा। बाकी ध्यान रखना अपना, ऑल द बेस्ट आपको। आगरा वाले अपना फॉर्म भर लेना, ऊपर फॉर्म है, आज ही अभी फॉर्म अपना फिलअप करके रख दीजिएगा और निश्चिंत होकर के 22 तारीख को सुबह 10 बजे आपको आना है। जय हिंद, थैंक यू।